तो चलिए बच्चों, अब हमने थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया है। देखते हैं कि हम उसे अप्लाई कर पाते हैं या नहीं। तो ये रहा आपका सवाल। तो बच्चों, टेक्निक वही है जो हमने आपको सिखाई। आप फर्स्ट एलिमेंट उठाइए, फर्स्ट रो का, उस कॉलम को कवर करिए और उस रो को कवर करिए। जो 4 एलिमेंट बचे आपको वो डिटर्मिनेंट के अंदर डालने हैं। उसी तरीके से आप फर्स्ट रो में आगे बढ़ जाइए। तो फर्स्ट रो में हमारी सेकेंड टर्म है -1। अब मैंने आपको याद दिलाया था बच्चों, जब आप सेकेंड टर्म के साथ उसका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करेंगे, उस सेकेंड टर्म के साथ आप माइनस साइन ज़रूर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने माइनस साइन लगा दिया -1 के पहले, और सेम प्रोसीजर बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट ले लिया। सेम काम हम फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट के साथ भी करेंगे। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है 6। 6 जिस रो में आ रहा है उस रो को हमने कवर किया, फर्स्ट रो को कवर कर दिया। जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को कवर कर दिया, थर्ड कॉलम को कवर कर दिया। बचे हमारे एलिमेंट्स -3, 4, 1 और 2। इनको हमने डिटर्मिनेंट में डाल दिया। अब अगला प्रोसीजर है सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो इस तरह से हमारी वैल्यू इसकी -40 आती है। अब बच्चों, चूंकि हमने थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन करना सीख लिया है, वो इवेलुएट करने के बाद उस ज्ञान का हम प्रयोग करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट निकालने में, जहां पे हमारे दो वेक्टर्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक्सप्रेस किए गए हों। रेक्टेंगुलर फॉर्म बच्चों एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट्स के फॉर्म में। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर दो वेक्टर हैं, वेक्टर P और वेक्टर Q। अब अगर हम इनके एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट्स को एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, मैट्रिक्स में, एक मैट्रिक्स में हम इनके कंपोनेंट्स को डाल दें, तो चूंकि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट निकालना हमने सीखा है, जिसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है A1 इंटू B2C3 माइनस B3C2 एटसेट्रा। तो हम क्या करेंगे, हमारी टेक्निक का पहला स्टेप है कि हम P क्रॉस Q को इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट कि हम इसकी फर्स्ट रो जो है I, J और K कैप, ये यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में लिख दें। अब ध्यान रहे, सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चूंकि आपका P वेक्टर पहले आता है, तो आप यहाँ पे जो सेकेंड कॉलम डालेंगे, सेकेंड रो डालेंगे, ये जो B1, B2, B3 है, यहाँ पे उस B1, B2 और B3 की वैल्यू जो होगी वो वेक्टर P के कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी वो x1, y1 और z1 होंगे। हमने P क्रॉस Q करना है बच्चों। अब सेकेंड रो, जो थर्ड रो जो होगी, लास्ट रो, वो हमारे वेक्टर Q के कंपोनेंट्स होंगे, जो कि x2, y2 और z2 के बराबर होंगे। तो बच्चों, इस तरीके से हम आगे अगर इसे इवेलुएट करें तो वही आ जाएगा आपका। हमने आई कैप, अब ये आई, जे, के कैप लिखने का एक और उद्देश्य है बच्चों। अल्टीमेटली हमने P क्रॉस Q, ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब उस वेक्टर के आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो I, J और K के कोफिशिएंट होंगे। तो यहाँ पे हमने स्मार्टनेस दिखाई, इस वजह से हमने जो टॉप रो है उधर I, J और K कैप इन यूनिट वेक्टर्स को रखा है। तो अब फर्स्ट एलिमेंट है, आपने आई कैप को कवर करना है, ये कॉलम कवर कर दी, ये रो कवर कर दी। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचे y1, z1, y2, z2, इसको हमने डिटर्मिनेंट में डाल दिया। यहाँ पे देखिए आई के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया। सेकेंड हमने सीखा था a2। a2 के साथ मैंने आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे माइनस टर्म आएगा, यहाँ पे आप गलती नहीं करेंगे। और उसके बाद ये जो सेकेंड टर्म है फर्स्ट रो की, इसका ये कॉलम कवर कर दिया, इसका रो कवर कर दिया, तो हमारे पास बचा x1, z1, x2, z2। ये हमने डिटर्मिनेंट में डाल दिया। और उसी तरीके से हमने फर्स्ट रो के लास्ट टर्म यानी k कैप के कोफिशिएंट को निकालने के लिए बाकी बचे एलिमेंट्स
x1 y1 x2 y2 का डिटर्मिनेंट ले लिया। तो बच्चों इस तरीके से हमें ये फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया। आइए बच्चों, अब जो हमने डिटर्मिनेंट मेथड से दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीख ही लिया है, तो हम अपने कंसेप्ट को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, v1 इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप और v2 इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। यहाँ पे आपको इन दोनों का ही ये ध्यान रहे बच्चों, ये v2 है सेकेंड वेक्टर, ये v1 लिखा हुआ है, ये v2 है। इन दोनों का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो आपको अब तरीका तो मालूम ही है, चलिए प्रयास करिए। ठीक है बच्चों, तो पहला स्टेप यही है कि आप डिटर्मिनेंट में वैल्यू सही डाल दें। चूंकि ये v1 क्रॉस v2 है, तो फर्स्ट रो तो हमारी i कैप, j कैप और k कैप ये तीन एलिमेंट चले जाएंगे। सेकेंड रो में हमारे वो एलिमेंट्स जाएंगे जो हमारे फर्स्ट वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो v1 के कंपोनेंट्स हैं 3, 1, 2। तो ये हमने 3, 1, 2 डाल दिया है। उसी तरीके से जो लास्ट रो है वहाँ पे आपके v2 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जाएंगे, जो कि 2, -2 और 4 के बराबर है। इसके बाद तो बस आपको मैथमेटिक्स ही करनी है। तो फाइनली हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा, 8i कैप माइनस 8j कैप माइनस 8k कैप। तो बच्चों पिछला सवाल तो बहुत ही आसान था, थोड़ा इस बार और चैलेंजिंग क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि हम इसे अप्लाई कर पा रहे हैं अपने कंसेप्ट को या नहीं। आपको दो वेक्टर्स दिए हैं बच्चों, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है बच्चों जिसका मैग्नीट्यूड 3 हो, बट ये दो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। अब यहां पे मैं हिंट आपको दे देता हूं। जैसे ही आपको बोला कि ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो दो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, सबसे पहले आपके दिमाग में बल्ब जलना चाहिए कि बॉस वो वेक्टर कहीं ना कहीं इन दोनों गिवन वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होना चाहिए। यानी कि अगर हम इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के यूनिट वेक्टर को निकाल लें तो बात बन सकती है। चूंकि मैंने हिंट दे दिया है, ये सवाल आप स्वयं ट्राई करिए। तो बच्चों v1 और v2 का पहले तो सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसके बाद हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका बड़ा आसान है। आप इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को अगर इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। आखिर यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो अगले स्टेप में देखते हैं। चूंकि डिटर्मिनेंट मेथड हमने सीख लिया है, उसके सिंपल एप्लीकेशन से हमने v1 क्रॉस v2 निकाल लिया। v1 क्रॉस v2 5j कैप माइनस 10k कैप के बराबर है। अब आपको इस वेक्टर के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो आपने क्या करना है बच्चों, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। आपने मैग्नीट्यूड निकाला, 5√5 आ गया। अब अगर हम इस 5√5 से डिवाइड कर देते हैं 5j माइनस 10k कैप को, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको यूनिट वेक्टर मिल गया है। आपको वो वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 3 हो और वो दो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। तो आपने इस यूनिट वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया। तो बच्चों ये रही हमारे पूरे टॉपिक की समरी। हमने बहुत कुछ सीखा। पहला तो ये कि इन जनरल अगर दो वेक्टर्स दिए हैं, उनका मैग्नीट्यूड दिया है आपको, तो किस तरीके से उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए।
जो कि सबसे सिंपल एक्सप्रेशन है a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉड a डॉट मॉड b डॉट साइन थीटा डॉट n कैप। मॉड a मॉड b दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड है, थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है, और n कैप इनके क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर है जो इनके क्रॉस प्रोडक्ट को दिशा देता है। हमें मालूम है कि दो वेक्टर्स कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होते, यानी कि a क्रॉस b इज नेवर इक्वल टू b क्रॉस a। जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वेक्टर एडिशन में। तो वही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, a क्रॉस b प्लस c इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। उसी तरीके से हमने जो रिजल्ट निकाला था यूनिट वेक्टर्स के सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट और उनके म्यूचुअल क्रॉस प्रोडक्ट का, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट तो किसी भी वेक्टर का 0 ही होगा, और i j और k कैप के म्यूचुअल क्रॉस प्रोडक्ट्स को हमने एक यूनिट सर्कल के माध्यम से निकाला था। उस सर्कल में देखा था आपने सीक्वेंस होता है i j और k का, i क्रॉस j करते हैं तो k की ओर डायरेक्ट करता है, j क्रॉस k करते हैं तो i की ओर डायरेक्ट करता है, और i क्रॉस k करते हैं तो k क्रॉस i करते हैं तो j के अलॉन्ग वो डायरेक्ट करता है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर दो वेक्टर्स दिए हों, यानी कि अपने एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स के फॉर्म में, तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो आप डिटर्मिनेंट मेथड का प्रयोग करें, काम बहुत आसान हो जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले कंसेप्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो बच्चों आप वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 18 और एनसीईआरटी के ये 3 क्वेश्चन अब कर सकते हैं।